students, welcome back. Today we discuss class 8th chapter number 4 agriculture. This is the second part. First part हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो let's start with plantation. What do you mean by plantation? Plantation बेटे किसी भी अगर हमने लाइक क्रॉप की हो, प्लांट की हो, ट्री की हो, प्लांटेशन करनी है तो सबसे पहले सीड आएगा. ठीक है, उसके बाद उसको हम फील्ड्स में लेके जाएंगे, ग्रो करेंगे. आफ्टर दैट हमारे पास क्रॉप, ट्रीज और प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे. तो इसके लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स से निकलना पड़ता है. वो फैक्टर्स कौन से हैं, वो मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ मेजर क्रॉप्स. अब सभी को पता है कि मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं. मेजर क्रॉप्स होती हैं लाइक वीट, राइस, है ना, जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं. क्लियर. फर्स्ट हमारे पास है राइस. अब राइस के लिए कैसी जो लैंड है वो परफेक्ट है. राइस की अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वो परफेक्ट हैं राइस के लिए. सेकंड थिंग क्या है कि जो वहाँ का क्लाइमेट कंडीशंस हैं उनके लिए वो परफेक्ट होनी चाहिए. ठीक है. थर्ड थिंग क्या है कि सबसे ज़्यादा जो मेजर क्रॉप है पूरे वर्ल्ड की वो कौन सी क्रॉप है, वो राइस है. और ये हमें कौन से रीजन्स में मोस्टली मिलती है जहाँ का क्लाइमेट सूटेबल होता है राइस के लिए. फर्स्ट इज इंडिया, जापान, श्रीलंका, इजिप्ट, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश. यहाँ पे हमें जो राइस की एग्रीकल्चर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. राइस की क्रॉप यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें प्रोवाइड होती है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज वीट. अब अगर हम वीट की बात करें तो वीट में सबसे ज़्यादा कौन सी हमें कह सकते हैं कि सॉइल की नीड पड़ती है. वीट के लिए सबसे पहले जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए. सेकंड थिंग जो रेनफॉल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि बहुत कम हो या ज़्यादा हो, मतलब जब हम ग्रो करते हैं तब रेनफॉल होनी चाहिए. सेकंड थिंग ब्राइट सनशाइन होना चाहिए. तो इस तरह से हम जो वीट की एग्रीकल्चर है, प्लांटेशन है, कल्टीवेशन है, वो हम कर सकते हैं. अब क्या है कि जो वीट है वो हमें मेजरली किन रीजन्स में मिलती है जिनका क्लाइमेट बहुत ही सूटेबल होता है वीट के लिए. फर्स्ट इज इंडिया, सभी को पता है ये तो. सेकंड इज कनाडा, थर्ड यूएसए, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. इन रीजन्स में हमें जो वीट है वो सबसे ज़्यादा मिलती है. नेक्स्ट वन इज मिलेट्स. अब मिलेट जो है वो कौन सी है. मिलेट्स को हम सेकंड नेम से भी मतलब जो सेकंड नेम है, मिलेट्स इज आल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स. अब कोर्स ग्रेन्स में कौन सी ग्रेन आ जाती है, लाइक बाजरा, ज्वार, मक्की, मीन्स ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी मिलेट क्रॉप्स में आ जाती हैं. इसके लिए जो सबसे सूटेबल क्लाइमेट है वो कौन सा है. रेनफॉल बहुत ही कम होनी चाहिए इसके लिए. सेकंड थिंग क्या है कि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो भी एक्यूट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, है ना. और जो रेनफॉल है लो लेवल की रेनफॉल होनी चाहिए यहाँ पे. क्लियर. और यहाँ पे हम ज्वार, बाजरा, रागी एट्सेट्रा ये सारी क्रॉप्स को भी ग्रो कर सकते हैं. क्लियर. अब ये क्रॉप्स ग्रो किन रीजन्स में होती हैं, नाइजीरिया, चाइना एंड नीगर. इन रीजन्स में इन क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. नेक्स्ट इज मेज. अब मेज कौन सी है जिसको आप मक्की बोलते हो, इसकी कल्टीवेशन कैसे की जाती है, कौन सा टेम्परेचर इसके लिए परफेक्ट है. जो मॉडरेट टेम्परेचर है वो इसके लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर है. रेनफॉल होनी चाहिए यहाँ पे, जो सनशाइन है वो होना चाहिए, तभी यहाँ पे हम जो मेज़ है इसकी कल्टीवेशन कर सकते हैं. ठीक है. और ये कहाँ पे हमें मिलती है, किस रीजन में मिलती है, ये हमें नॉर्थ अमेरिका में मिलती है, ब्राज़ील में मिलती है, चाइना में, रशिया में, कनाडा और इंडिया में. इन रीजन्स में हमें ये जो क्रॉप्स हैं वो मिलती हैं. नेक्स्ट है हमारे पास कॉटन.
कॉटन के लिए सूटेबल क्लाइमेट कौन सा होगा? सबसे पहले तो कॉटन को अगर हमने ग्रो करना है तो रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर होना चाहिए। सेकंड थिंग, लाइट रेनफॉल होनी चाहिए। थर्ड थिंग क्या है कि जो हमारे पास हम ऐसे बोल सकते हैं कि सनशाइन है जो वो भी ब्राइट होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बेस्ट सॉइल जो होती है कॉटन के लिए वो ब्लैक सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल और एल्यूवियल सॉइल। यहाँ पे हम कॉटन की कल्टीवेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ये कल्टीवेशन और जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो कौन से रीजन्स हैं कॉटन के? चाइना, यूएसए, इंडिया एंड पाकिस्तान, ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज जूट। अब जूट हमें कहाँ से मिलती है? जूट को बेटे जूट was also known as golden fiber। आपने जूट को देखा होगा, वो लाइट गोल्डन शेड की होती है ना, तो हम जूट को सेकंड नेम से किस नेम से जानते हैं? गोल्डन फाइबर के नेम से। क्लियर? अब जूट की जो कल्टीवेशन है इसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर चाहिए। सेकंड थिंग क्या है कि यहाँ पे जो कल्टीवेशन होती है जूट की उसके लिए एल्यूवियल सॉइल चाहिए हमें, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है कि जो ये क्रॉप्स है ये किस रीजन्स में होती हैं, कौन से एरियाज़ में होती हैं? ये होती हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं, ठीक है। और मोस्टली अगर हम जूट की बात करें तो प्रोड्यूसर्स कौन है, लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन से हैं जूट के? इंडिया एंड बांग्लादेश, ये दोनों बहुत ही मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं किसके? जूट के। बेटे जो मैं आपको यहाँ पे रीजन्स के या फिर सॉइल्स के टेम्परेचर्स के बारे में बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉफ़ी। अब अगर हम कॉफ़ी की बात करें तो इसके लिए जो सूटेबल क्लाइमेट है वो वेट क्लाइमेट है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यहाँ की सॉइल की, तो यहाँ की सॉइल हमें जो चाहिए वो लूमी सॉइल चाहिए। लूमी सॉइल में कॉफ़ी की कल्टीवेशन बहुत ही अच्छे से की जाती है। सेकंड थिंग क्या है कि जो ये हमारी कॉफ़ी है, कॉफ़ी की हम अगर कल्टीवेशन की बात करें तो ये हिली एरियाज़ में बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। और ये हिली एरियाज़ कौन से हैं? ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इंडिया। इंडिया में भी बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं लाइक हिमाचल प्रदेश, शिमला एट्सेट्रा। तो इसी तरह से इन रीजन्स में कॉफ़ी की कल्टीवेशन बहुत अच्छे से की जाती है। नेक्स्ट इज टी। टी किनकी सबसे फेवरेट मानी गई है? इंडिया के लोगों की। इंडिया के लोगों को टी बहुत पसंद है। अगर हम विलेज लेवल की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। विदाउट टी वो वर्क ही नहीं करते अपना, मतलब उनकी मॉर्निंग ही नहीं होती विदाउट टी, ठीक है। अब अगर हम बात करें टी की, टी के लिए जो सूटेबल क्लाइमेट है, सूटेबल क्लाइमेट कूल क्लाइमेट होता है, ठीक है, यहाँ के लिए। और हाई रेनफॉल होती है किसके लिए? टी के। टी की अगर हम अब क्लाइमेट की बात होगी, अब अगर रीजन्स की बात करें तो टी हमें किन रीजन्स में मिलती है? इंडिया, चाइना और श्रीलंका में, इन रीजन्स में हमें टी मिलती है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बेटे अगर हम यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। पहले क्या होता था कि कोई मशीन्स इतनी होती नहीं थी, लोग ऐसी कल्टीवेशन करते थे, है ना। अब क्या हो गया, ऐसी प्लांटेशंस करते थे। अब क्या हो गया, बहुत सारी मशीन्स आने लगी, ठीक है। पहले जो हमारी वीट होती थी, अगर हम पहले की बात करें तो वीट की जो कल्टीवेशन होती थी, प्लांटेशन होती थी, जब वो ग्रो हो जाती थी, कट करने का टाइम आ जाता था तो हाथ से काटते थे, ठीक है। अब क्या है, बहुत सारी मशीन्स प्रोवाइड की गई हैं, लाइक हमारे पास बहुत सारी हम अगर बात करें तो कंबाइंस आ गई हैं, उनसे वीट की अब कल्टीवेशन होने लगी है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, बहुत सारी कमर्शियल एग्रीकल्चर होने लगी है। जैसे अगर हम यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पे भी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मशीन्स आ गई हैं, उनके बारे में स्टडीज़ बहुत होने लगी है ना। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट कंट्रीज़ में हुई है ड्यूरिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट।
फार्मर्स थे, प्रोड्यूस करते थे, इतना ग्रो नहीं करते थे वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि उतना ही ग्रो करते थे जिनका उनकी फैमिली के लिए सुटेबल रहता था, कि इतना हमारी फैमिली के लिए इनफ है, बस इतनी ही हम वीट ग्रो करेंगे। बट अब क्या है कि अब उनके पास स्टडी कर ली उन्होंने, उनको प्रॉपर क्लाइमेट का पता चलने लग गया, प्रॉपर क्रॉप्स का पता चलने लग गया। क्लियर? हमारे पास क्या है, अ फार्म इन इंडिया। अब इंडिया के फार्म्स में क्या होता है, इंडिया के फार्म में मैं अगर आपसे बात करूँ तो आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है स्मॉल विलेज की, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है विलेज, उसमें है कि वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है उसकी, कि वहाँ पे एक फार्मर है, वो हम अपनी वीट ग्रो करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे उसके फ्रेंड्स होते हैं, तो वो भी उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं फार्म्स में फार्मिंग के लिए, फ्लोइंग करते हैं, वुलॉक्स होते हैं वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने 2 फैलोज रखी होती हैं, फ्यू उनके पास हैंड्स होती हैं जो उनको मिल्क देती हैं, मीट देती हैं, मतलब ये बहुत सारे मतलब सोर्सेज हैं जो वो उनसे लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो इन सभी चीज़ों को जब क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं, प्रॉपर उनकी एग्रीकल्चर की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, वो उनको मंडी में ले जाते हैं और वहाँ से उनको दूसरी कंट्रीज़ में भेज देते हैं। क्लियर? और ये तो सिर्फ हमने इंडिया की बात की। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी उठाए थे जिससे डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ को और इंक्रीज़ किया जाए। क्लियर? नाउ अ फार्मर इन द यूएसए, सॉरी अ फार्म इन अ यूएसए। अब जो यूएसए के फॉर्म्स हैं वो कैसे हैं, वहाँ पे जो कल्टीवेशन होती है एग्रीकल्चर की, ठीक है, क्रॉप्स की कल्टीवेशन होती है तो बहुत ही जर्नली होती है, और वहाँ पे वीट, कॉटन, ये सारी चीज़ों को ग्रो किया जाता है, वहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। और वहाँ के लिए जो सुटेबल क्लाइमेट होता है वो उसी के अकॉर्डिंग ही क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। वहाँ पे वो मैक्सिमम ईयरली या फिर 2 और 3 ही क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ऐसे नहीं कि बहुत सारी क्रॉप्स एक ही ईयर में ग्रो कर लें। और वहाँ की जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनको ग्रो करने के लिए प्रॉपर उनके पास सॉइल होती है, वाटर रिसोर्सेज होती हैं, जिनकी हेल्प से वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। इसके बिना अगर हम बात करें कि अब उनके पास जो रिजल्ट्स आते हैं क्रॉप्स के वो भी बहुत ही बेस्ट आते हैं, उनके पास जो साइंटिफिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पर उनकी स्टडी की होती है। तो उनको वहाँ के क्लाइमेट, टेम्परेचर, वहाँ की सॉइल, सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर जानकारी होती है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही।